पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर आप केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अपना कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाना चाहिए। लेकिन मैंने यह भी कहा था अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना नहीं आता फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो भी आप केवल 3 तरीकों से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। वो 3 तरीके क्या है उसके जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। उन तीनों पॉइंट्स को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि स्टॉक मार्केट में चाहे हम लॉन्ग टर्म निवेश करें या शॉर्ट टर्म, इस कॉन्सेप्ट के समझे बिना हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीपीडी, यानी कि कंपनी प्रोडक्ट डिमांड। कोई भी कंपनी अपनी ग्रोथ किस तरह से बढ़ाती है? जब कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे कर पाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा ग्रो कर पाएगी अपनी कंपनी। लेकिन यहां आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट किस चीज से करती है? डेफिनेटली प्रोडक्ट से। यानी कि अगर कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है तो कंपनी उसका रेवेन्यू जनरेट करती है, उससे प्रॉफिट, और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ अपने आप होती है। उसके बाद जितने भी रेशियोज है ये वर्क करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। अब यहां आपको एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, प्रोडक्ट और उसका डिमांड सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अंदर। अब वो कैसे जरूरी है इसे 2 एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का और दूसरा एग्जांपल है हिंदुस्तान कॉपर का। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और हिंदुस्तान कॉपर ही कंपनी मैंने क्यों चुनी इस एग्जांपल के लिए, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। पहली तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, दूसरी कि कंपनी निफ्टी का पार्ट है, और तीसरा कंपनी के पास हजारों प्रोडक्ट्स है जिसका कभी ना कभी लोगों ने यूज जरूर किया होगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। नाम से ही समझ में आता है कि इसका काम कॉपर का होगा, लेकिन इसी कंपनी से आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। अब देखिए, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर 2020 के अंदर 20-21 रुपए के अंदर ट्रेड हो रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर 196 रुपए तक चला गया। देखिए, जब हिंदुस्तान कॉपर में रैली आई उससे पहले हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर की मात्रा 4 गुना ज्यादा यूज होगी। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर में जो रैली आई ने हिंदुस्तान कॉपर के शेयर को 196 रुपए पे ले जाकर बंद कर दिया कि कंपनी की ग्रोथ 20-21 रुपए से 196 रुपए पे चली। यहाँ पे अब आपको एक चीज सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि अगर आप 10 साल बाद किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड की वैल्यू आज ही लगा सके, यानी कि अगर आप ये पता कर सके आज से 10 साल बाद किसी कंपनी की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अगर आपके 10 साल पहले वाला यानी कि आज जो आप निवेश कर रहे हैं उसका एनालिसिस सही हुआ तो आज से 10 साल बाद जो आपको प्रॉफिट होगा वो 20-30% नहीं 200, 300, 500% तक हो सकता है। लेकिन यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा लॉस भी है कि अगर आपका एनालिसिस सही नहीं हुआ तो जो लॉस आपका होगा वो भी 200, 300, 500% तक ही। अब हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की, यानी कि उन कंपनीज की जिनके प्रोडक्ट की डिमांड पहले से ही बढ़ी हुई है और जिनके प्रोडक्ट्स हम जानते भी हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज की एनालिसिस करने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या इस तरह की और भी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, इन कंपनीज का एनालिसिस हम किन 3 बेसिक पॉइंट से कर सकते हैं, या मैं कहूं किन 3 पॉइंट को हमें सबसे पहले देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है पास्ट रिकॉर्ड। किसी भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी के एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम उससे यह पता लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में कंपनी की ग्रोथ कितनी तेजी से हुई है। साथ ही हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ी है पिछले 5 साल या 10 साल में। क्वेश्चन आता है कि हमें कितने साल का पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, तो मिनिमम आपको 10 साल का पास्ट रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। दूसरे पॉइंट को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं, रिलायंस जियो का एग्जाम्पल। साथ ही वोडाफोन और एयरटेल की भी बात करेंगे। रिलायंस जियो जब एक स्टार्टअप था तो ऐसा क्या हुआ कि इस स्टार्टअप के आने से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी और एयरटेल जैसी कंपनी खत्म होने के कगार पे आ गई। भले ही एयरटेल अब कमबैक कर रही है लेकिन वोडाफोन की स्थिति अभी भी वैसी ही है। तो जियो में ऐसी क्या खासियत थी जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के पास नहीं थी? आप कहेंगे 4G नेटवर्क। नहीं, रिलायंस जियो की खासियत थी उसका लॉन्ग टर्म प्लान। देखिए, क्या मुकेश अंबानी ने जियो लाने की तैयारी केवल 1 महीने पहले की होगी? डेफिनेटली नहीं। 1 साल पहले की होगी शायद में भी, या 5 साल पहले की होगी, डेफिनेटली हो सकता है। किसी भी बड़ी चीज की तैयारी हम 5 या 10 साल पहले करते हैं। यही काम मुकेश अंबानी ने भी किया होगा। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनी पीछे इसलिए रह गई क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा ही नहीं। वही काम मुकेश अंबानी ने किया। यही सेकंड पॉइंट है, लॉन्ग टर्म गोल। किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है उस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कंपनी को यही नहीं पता होगा कि आज से 5 साल बाद वो किस तरह ग्रो कर सकती है, और चूंकि अब लगा भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ही रहे हैं
तो कंपनी ग्रोथ किस प्रकार से कर सकती है। यही कारण है कि वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनी रिलायंस जियो से बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्लियर नहीं था। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान हमें कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा आपको एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने से। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा किसी कंपनी के 5 साल बाद तक का गोल क्या है, कंपनी आने वाले सालों में क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करने वाली है जिससे वो कंपनी को ग्रोथ में लाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो दोनों पॉइंट मैंने अब तक आपको बताए वो तीसरे पॉइंट में आके ही मर्ज हो जाते हैं, यानी कि तीसरे पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स का निष्कर्ष है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए कि एपी इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी है। अब एपी इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ मैं हूं, यानी कि अमन प्रजापति। अब अगर मैं 10,000 करोड़ का लोन ले लेता हूं, तो अब बताइए कि जो डेट रेशो आएगा, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो आएगा, वो बाद में आया है या लोन पहले आया है। डेफिनेटली आप कहेंगे कि लोन पहले आए, यानी कि रेशोज, जितने भी रेशोज हम पढ़ते हैं वो बाद की बात है। कंपनी पहले उस चीज को करती है, यानी कि डायरेक्टर या सीईओ उस चीज को पहले करता है, यानी कि रेशोज बाद में आते हैं। कोई भी कंपनी डिसीजन पहले लेती है अपने सीईओ के साथ, अपने फाउंडर के साथ। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तीसरे पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट एनालिसिस। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है, देखिए कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है तो वो लॉन्ग टर्म प्लान कौन बनाता है, डेफिनेटली उसके मैनेजमेंट बनाते हैं। किसी कंपनी का अगर पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल सही होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। इसका एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ले लीजिए। कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है और साथ ही प्रेजेंट भी अच्छा है, और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन क्या कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करने के लिए केवल यही चीजें पर्याप्त हैं? नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट को एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनेजमेंट एनालिसिस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं मैनेजमेंट एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। इन तीनों पॉइंट से अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।